आज हम अज्ञे जी की पहली कविता हमारा देश करने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने देश की भोली भाली और सीधी सादी ग्रामीण जनता पर शहर के बढ़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया है कि किस प्रकार से आज गांव का व्यक्ति शहरों की ओर आकर्षित हो रहा है और शहरों की ओर आकर्षित होने की वजह से वह निरंतर अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर भाग रहा है। कवि ने गांव को ही वास्तविक देश कहा है, क्योंकि आज हमें यदि अपने देश के दर्शन करने हैं तो हम अपने गांव में ही जाकर के अपने देश के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग घास फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। अन्य अनेक अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। भले ही उनके पास आधुनिक वाद्य यंत्र नहीं है, भले ही उनके पास वीणा के तार नहीं है, भले ही उनके पास सितार नहीं है, भले ही उनके पास बहुत अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र नहीं हैं, तब भी वे अपनी धुन को अपने जो उनके गांव ग्रामीण अंचल के जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग करते हैं और वास्तविक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इस तरह से कवि ने ग्रामीण परिवेश में जो जनता रहती है उन पर शहरों के बढ़ने वाले प्रभाव पर व्यंग्य किया है कि किस प्रकार से आज गांव भी शहरी सभ्यता से धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और जो शहरों की लोलुपता है, शहरों की स्वार्थपरता है, शहरों की जो ईर्ष्या द्वेष काम वासना है, वह भी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही है। पहली पंक्तियां देखिए। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गवारू झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। कवि कहता है कि तृण माने तिनका, फूस माने फूसा, तिनके और फूसे से बनी हुई छपड़ी से ढकी हुई क्या झोपड़ियाँ, ढके ढुलमुल गवारू, ढुलमुल से मतलब है सीधे साधे ढीले ढाले, जिनके अंदर कोई चालबाजी नहीं है, किसी तरह का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ऐसे लोग झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। तो कवि कहना चाहता है कि वास्तव में यदि तुम अपने देश के दर्शन करना चाहते हो तो गांव की झोपड़ियों में ही, उन झोपड़ियों में जो तिनके और घास से बनी हुई है और जिन झोपड़ियों में ढीले ढाले सीधे साधे गांव में रहने वाले लोग रहते हैं, वास्तव में हमारा देश वही होता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। कि वो जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जो हमारी आदिवासी जातियां हैं, जो आदिवासी संथाल हैं, कबीले हैं, उनके द्वारा जो ढोल मादल मंजीरा बांसुरी आदि जो बजाए जाते हैं, और ये सब भी आधुनिक नहीं है। बांसुरी भी वे स्वयं ही बांस से निर्मित करके अपने पास रखते हैं और उसी से अपने स्वर छेड़ते हैं। तो इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। कि किस प्रकार से जो आदिवासी संथाल हैं या कबीले के लोग हैं, वो ढोल मंजीरे और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को बजा करके उसी में आनंद की अनुभूति करते हैं और उनकी जो साधना है वह उसी में वास्तविक आनंद को अनुभव करती है। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। कि ये लोग शहरी सभ्यता से अनजान हैं, तब भी धीरे धीरे जो शहरी सभ्यता है वह इन लोगों की ओर बढ़ रही है। जो नगरीय महानगरीय चकाचौंध है, ये लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही आज़ादी मिली उसके कुछ समय के पश्चात गांवों से पलायन हुआ और लोग शहरों की ओर भागने लगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि शहरों की जो आबादी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और जो गांव के सीधे साधे ढीले ढाले लोग थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो एक विषैलापन था, जो एक ईर्ष्या और द्वेष का भाव था,
वह भी धीरे धीरे उनके अंदर आने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग जब शहरों की ओर आ गए तो उनको भी शहरी सभ्यता ने प्रभावित किया, और किस प्रकार से जो विषैली वासनाएं हैं, विषैली वासनाओं रूपी सांप उन्हें भी डसने लगा। अर्थात वे लोग भी शहरी मानसिकता के गुलाम बन गए, और जो शहरों में दुष्कर्म और पाप आदि चल रहे हैं जिनको बढ़ावा मिलता है, वैसे ही गांव के लोग भी इन सारे विचारों से प्रभावित होने लगे। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। और जब ये जो भोली भाली अल्हड़ जो संस्कृति है वो धीरे धीरे मिटती जा रही है। अयानी, अयानी का मतलब है जो अभी से आनी नहीं हुई, ऐसी संस्कृति जो अयानी है, जिसका भी विकास होना है। यानी ऐसे लोग जो गाँव में रहते थे और जब वो शहरों की ओर आ गए तो जो शहरी संस्कृति थी, शहरी मानसिकता थी, अभी वो पूरी तरह से उससे परिचित नहीं हुए। तो ऐसे में जो इन ग्रामीण लोगों की जो भोली भाली अयानी संस्कृति थी वह धीरे धीरे मिट रही है, समाप्त हो रही है। और जब ग्रामीण लोगों की जो अयानापन है, जो अल्हड़पन है, जब वह नष्ट होता है तो कहीं ना कहीं कवि को ऐसा लगता है जैसे सभ्यता का भूत उन पर हंस रहा हो, यानी नगरीय सभ्यता के भूत ने उन पर व्यंग्य किया हो। और नगरीय सभ्यता रूपी भूत हंसता है मतलब अपने विकास को देखता है। क्योंकि ये लोग धीरे धीरे शहरी सभ्यता से कहीं ना कहीं प्रभावित होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये कविता है यह है गांव के लोगों पर शहरों के पड़ने वाले प्रभाव को वर्णित करती है। ऊपर आप देखोगे कि हमारा देश कविता में भारतीय ग्रामीण लोक जीवन और नगरीय जीवन का सवाक चित्र किया है, जिसमें साधारण जनता सामान्य घरों में रहकर शहरी सभ्यता आनंद से जीवन व्यतीत करती है, और इसके विपरीत नगरों के लोगों की जीवन शैली भिन्न है। तो गांव का व्यक्ति जब शहर की ओर आता है तो वह भी कहीं ना कहीं शहर की संस्कृति से, शहर की वासनाओं से, शहर के पापों से, शहर के दुष्कर्मों से वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो बच्चों, आज आप ये जो हमारी कविता है हमारा देश, इस कविता में एक ही प्रश्न हमारा बनता है और वह है हमारा देश कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो जितनी भी कविताएं बच्चों आपकी होंगी उन सभी कविताओं के कोई दो प्रश्न आप सभी बच्चे करेंगे। और इन दो प्रश्नों में पहला जो प्रश्न होगा वो होगा सार, कविता का सार। तो पहला जो प्रश्न है वो करना है हमारा देश कविता का सार लिखिए, और दूसरा जो प्रश्न है वह है हमारा देश कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो जितनी भी कविताएं बच्चों हम करेंगे अपनी समकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत, आप उन कविताओं का सार और उन कविताओं का उद्देश्य और उनकी सप्रसंग व्याख्या, ये तीन चीज़ें आपको हर एक कविता की बच्चों करनी होगी। तो जैसे जैसे हम सिलेबस करते जाएंगे हर रोज़, वैसे वैसे आप इसको पढ़ते चले जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।